नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। नेपाल में जबरदस्त प्रदर्शन जारी है और इस प्रदर्शन से जुड़ी अभी की जो ताजा खबरें हैं सबसे पहले आपको वो बताते हैं। एक एक करके सारी बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं। सबसे बड़ी खबर है, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दे दिया है। यह सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज नेपाल से जुड़े प्रदर्शन की। दूसरी बड़ी खबर है, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी इस्तीफा दे दिया है और केपी ओली को सेना अपने हेलीकॉप्टर से अज्ञात स्थान पर ले गई है। अगली बड़ी खबर, नेपाल सरकार के 4 मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। यानी कि ना सिर्फ राष्ट्रपति, ना सिर्फ प्रधानमंत्री, बल्कि 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। केपी ओली को तो सेना हेलीकॉप्टर से अज्ञात स्थान पर लेकर चली गई है। इसके साथ ही नेताओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए कई जगह पर चॉपर तैनात कर दिए गए। ये चॉपर इन्हें लेकर अज्ञात स्थान पर जाने के लिए तैयार हैं। पूर्व प्रधानमंत्री हैं नेपाल के शेर बहादुर देउबा, इन पर हमला किया गया है। इसी के साथ साथ काठमांडू के डीएसपी की हत्या कर दी गई है। यहां बड़ा बवाल हो रहा है नेपाल में। काठमांडू के डीएसपी की हत्या कर दी गई है। इसी के साथ साथ काठमांडू के जो मेयर हैं बालेंद्र शाह, उन्हें अंतरिम पीएम बनाने की मांग की जा रही है। बालेंद्र शाह की प्रदर्शन में अहम भूमिका मानी जाती है। नेपाल के संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री के जो निजी आवास हैं वहां पर तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है, 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने अमेरिकी राजदूत से मुलाकात भी की है। बालेंद्र शाह को नेपाल का अंतरिम पीएम बनाने की मांग चल रही है। तो नेपाल के संसद भवन को किस तरह से आग के हवाले किया गया, नेपाल की सड़कों पर कैसे आगजनी और तोड़फोड़ हो रही है, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, गृह मंत्री हो, इनके निजी आवास पर तोड़फोड़ हो रही है। हिंसा में अब तक 22 लोगों की मौत हुई है, 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। काठमांडू में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। काठमांडू मेयर बालेंद्र शाह को अंतरिम पीएम बनाने की मांग हो रही है। सड़कों पर प्रदर्शनकारी जो हैं वो जश्न मना रहे हैं। इसी के साथ साथ भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो नेपाल में तख्ता पलट की जो पटकथा है वो कैसे लिखी गई वो आपने अभी इन तस्वीरों में देखा है। प्रधानमंत्री जो है केपी शर्मा ओली, उन्होंने अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। नेपाली कांग्रेस ने ओली का साथ छोड़ दिया है, जिसके बाद केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। केपी ओली देश छोड़कर दुबई भागने की फिराक में है। कहा यह जा रहा है कि केपी ओली को सेना हेलीकॉप्टर से अज्ञात स्थान पर ले गई है। सोशल मीडिया पर बैन लगाए जाने और बैन हटाने के बाद अब भी नेपाल जल रहा है। नेपाल में कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन अपने चरम पर है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई मंत्रियों के घर जलाए गए हैं। प्रदर्शनकारियों के डर से नेपाल सरकार के मंत्री लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर नेपाल में ओली सरकार की कुर्सी हिलाने वाला कौन है? कौन है वो शख्स जिसने जेनजी क्रांति की मशाल जलाई है? दरअसल नेपाल सरकार ने 4 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। इसके बाद नेपाल ने सालों के बाद युवा नेतृत्व वाले घातक विरोध प्रदर्शनों का सामना किया। युवाओं के प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया और वो भी तब जब पुलिस ने काठमांडू में संसद के बाहर भीड़ पर गोली चलाई, जिसमें कम से कम 20 लोग मारे जाने की खबर आई। 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। इन सब के बीच नेपाल की सड़कों पर खूब हंगामा हो रहा है। कई मंत्रियों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। उधर यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि नेपाल में अब तख्ता पलट हो गया है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा, फिर राष्ट्रपति का इस्तीफा, संसद भवन को फूंका गया। प्रधानमंत्री का आवास, राष्ट्रपति का आवास, गृह मंत्री का आवास, यहां पर तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। नेपाल के युवाओं का गुस्सा बहुत ज्यादा है और वो गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। बाहर से देखने पर यह केवल सोशल मीडिया पर बैन नजर आता है, लेकिन दरअसल ये करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन भी है। 7 बड़ी वजह हैं इस आंदोलन की, जो वजह भी हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से यह आंदोलन भड़का और इस आंदोलन के भड़कने के बाद अब की स्थिति क्या है। पहला है नेपोटिज्म का मुद्दा, जिसे हम आपको समझाएंगे, लेकिन पहले हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर बीके खन्ना साहब हमारे साथ हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब हमारे साथ हैं। यूके देवनाथ साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
जी हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। क्योंकि देवनाथ साहब, कल शाम भी हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे और तब भी हम इस बात की आशंका जाहिर कर रहे थे कि क्या यह प्रदर्शन तब तक नहीं थमेगा जब तक कि वहां की सरकार ना गिर जाए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का इस्तीफा ना हो जाए। और कुछ ही घंटों में जो चर्चा हमने की वो बिल्कुल सच साबित हुई। जब इस वक्त हम बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दे चुके हैं, राष्ट्रपति भी इस्तीफा दे चुके हैं, 4 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर पर भीड़ पहुंच रही है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, संसद भवन फूंक दिया गया है, मंत्रियों के घरों में आग लगाई जा रही है। जो स्थिति जैसी हमने सोची, क्योंकि हमने कल भी इस बात पर चर्चा की कि एक पैटर्न सा नजर आता है, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो या फिर नेपाल हो, एक पैटर्न है और उस पैटर्न में चीजें घटित हो रही हैं। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पैटर्न जो है दुनिया के ज्यादातर देश जहां पर भी उपद्रव हुआ है, रिवोल्यूशन हुआ है, ये पैटर्न फॉलो करता है। अब क्या ये एक टूल किट का हिस्सा है, वो आने वाले समय में आस्ते आस्ते पता लगेगा। फिलहाल कल तक जो आक्रोश था भीड़ का, वो इसलिए था कि 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को क्यों बंद किया। लेकिन अब पिछले 24 घंटे से कल का सारा रात और आज का सारा दिन इसलिए लोगों में आक्रोश है कि 20 युवाओं को पुलिस ने और आर्मी ने गोली मार के मार डाला और 200 से ज्यादा घायल हो गए हैं, वो भी बुलेट इंजरी की वजह से। ये जो गुस्सा है ये कैसे शांत होगा? अब ये वहां सरकार तो रही नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, राष्ट्रपति ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है, तो ये गुस्सा कौन ठीक करेगा? शायद वहां की जो सेना है वो कुछ हद तक अभी तक अपनी जो आम जनता के साथ जो कनेक्ट है उसको मौजूद हालत में प्रिजर्व करने में सफल हुई यूके देवनाथ है। साहब, मैं एक सेकंड के लिए बस आपको रोक रहा हूं क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर जो नेपाल से आ रही है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार की जलने से मौत हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं उनकी पत्नी है राजलक्ष्मी, आगजनी के दौरान ये घायल हुई थी और अब इनकी मौत हो गई है। देवनाथ साहब, यूके देवनाथ साहब, स्थिति वाकई बहुत गंभीर है। बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही गंभीर घटना है। किसी भी रेवोल्यूशन के दौरान उम्मीद ये की जाती है कि जनता अपना जो गुस्सा है वो नेताओं की तरफ रखेगी, उनके परिवारों की तरफ अपने गुस्से को नहीं मोड़ेगी। क्या पुलिस वहां पर इस ऐसी घटनाओं को रोक सकती है? पुलिस ने अपनी बहुत कोशिश की है, लेकिन अब जनता का आक्रोश पुलिस पर भी चला गया है। काठमांडू के एक सीनियर एसपी या डीएसपी को जनता ने मार डाला आज शाम। क्या अब वहां की मिलिट्री जनता को काबू में कर पाएगी? देखिए, फौज भी, दुनिया की कोई भी फौज जब सड़क पर 10, 20, 30 हजार भीड़ आ जाए तो उनको नहीं रोक सकती है। लेकिन नेपाल में ट्रेडिशनली हिस्टोरिक समय से ही आम आवाम का सेना के साथ एक लगाव रहा है, एक रेस्पेक्ट रहा है। चाहे वो जब वहां पर राजशाही थी किंग वीरेंद्र के दौरान या उसके बाद से भी। नेपाल में चाहे लेफ्ट लीनिंग सरकार हो जैसे कि अभी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, या दूसरी पार्टी, वहां पर तो नेपाली कांग्रेस का भी अपना सत्ता रहा है, जो कि आमतौर पर जरा भारत के साथ रहती थी, सेंटर ऑफ राइट। लेकिन आज की तारीख में आर्मी जो है नेपाल की, वो थोड़ा बहुत जनता के साथ कनेक्ट मेंटेन कर रही है। कई जगह पर हमने देखा कि आर्मी के जब कॉन्वॉय जा रही थी तो लोगों ने हाथ हिला के उनको संबोधित किया। तो उम्मीद करते हैं कि नेपाल की आर्मी चीफ ने जो अभी बयान इशू किया है कि जनता शांत हो जाए और बातचीत के लिए आगे आ जाए, इसका कुछ इफेक्ट होना चाहिए। जो जेन जी के प्रतिनिधि हैं, अभी तो लीडरलेस मूवमेंट लग रहा है, लेकिन आस्ते नास्ते इनके प्रतिनिधियों को सामने आना पड़ेगा। लगता है कि काठमांडू के जो मेयर हैं बालेंद्र बालेन शाह। शाह, हाँ, वो बालन शाह जो हैं वो जनता के एक चुने हुए प्रतिनिधि हो सकते हैं। आज शाम तक हो सकता है कि 3-4 लोगों में से एक को कार्यकारक प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाए। जैसे ही वहां पर एक अंतरिम सरकार का गठन हो जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से आज रात को 7, 8, 9, 10 बजे तक कम से कम प्राइम मिनिस्टर का नाम तो डिक्लेयर हो जाएगा, तब तक शांति आ जाएगी, जनता का गुस्सा कम हो जाएगा। जी ठीक है ब्रिगेडियर साहब, किस तरह से आप एनालिसिस करते हैं नेपाल के इस आंदोलन का, और क्या श्रीलंका और बांग्लादेश से भी कुछ क्लू आपको मिलते हैं? जैसा वहां हुआ एक पैटर्न सा बनता हुआ आपको नजर आता है,
या आपको लगता है कि नहीं, अचानक से ये आंदोलन शुरू हुआ, ये किसी पहले आंदोलन से इसकी तुलना नहीं होनी चाहिए? थैंक यू वेरी मच। ये मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया नेपाल का जो है 1800 किलोमीटर का एरिया है, ओपन एरिया, ओपन बॉर्डर है। और इंडिया और नेपाल के बॉर्डर जो है आपस में काफ़ी रिश्ते भी हैं। कम से कम जो है 8 मिलियन पीपल हैं जो इंडियन ओरिजिन के ही हैं, मतलब ये कहते हैं। तो आपस में काफ़ी मतलब जो है अब हुआ क्या है वहाँ पर, जो मैं समझ रहा हूँ कि जो है जब गवर्नमेंट जो है पब्लिक से दूर हो जाती है, उनको पता नहीं क्या मतलब ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। जब ये नेपोटिज्म आ जाता है, जब ये कहते हो कि नहीं हम मतलब जो है बड़ी इलीट है और ये वाले तो बहुत, इनको तो हम कंट्रोल कर रहे हैं, इनको तो हम वो कर रहे हैं, तो ये जो है जो आपस में फैसला आफला जो फर्क हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है, वो मतलब जो है ऐसा ऐसा करके सिमरिंग करके अल्टीमेटली जो है कोई ना कोई जरिया बन जाता है, जिसकी तरह से वो ट्रिगर को बोल देते हैं। इसमें जो है ट्रिगर जो था, जो आपने बताया है, वो 26 जो ऐप्स है उनको मतलब जो है कंट्रोल करने, जो उन्होंने मतलब जो है अगर देखा जाए तो ऑफिशियली वो ठीक ही था। 2023 के अंदर जो उन्होंने जो बिल पास किया था उसके मुताबिक ये सभी के 26 जितने भी ये ऐप हैं इनको मतलब जो है रजिस्टर कराना था अपने वहाँ पर। इन्होंने रजिस्टर नहीं कराए, इसी वजह से उन्होंने उनको बैन किया था के लिए। पर इसको जो है अगर उनका देखा जाए तो इसका नाम भी देखा जाए तो जेन मतलब जो है जेनजी तो मतलब क्या है? जेनजी मतलब है कि जो नेपाल के अंदर जो है ये टेक्निकल सेवी हैं, 90% जो है वहां पर इंटरनेट है बेसिकली। नहीं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन इसकी वजह है, या गुस्सा बहुत दिनों से अंदर था? वो गुस्सा निकलने की बस एक बहाना ढूंढ रहे थे उस गुस्सा निकलने के लिए, और वो बहाना सोशल मीडिया बना। मैं वो जो बता रहा हूँ, ये ट्रिगर जो बना है वो ये बना है, जो मैं पता जो आपस में जो है जो फर्क बहुत ज्यादा हो रहा था, जो रूलिंग कर रहे थे और पब्लिक के अंदर के लिए, तो बहुत डिफरेंस देखने के लिए। और यही मतलब जो अगर देखा जाए तो नेपाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर हमने ये देखा है, यही हमने देखा था श्रीलंका के अंदर है। जब भी गवर्नमेंट जो है पब्लिक से अलग हो जाती है, पब्लिक के बारे में पता नहीं क्या करने के लिए, तो ये मतलब जो सिमरिंग मतलब जो है कुछ ना कुछ उसके अंदर जो है रोष आता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट करने के लिए, और वो कोई ट्रिगर चाहिएगा। इसमें ट्रिगर जो है आपने बिल्कुल सही कहा कि मतलब ये ट्रिगर ये ऐप को वो करने के था। अभी मैं मतलब जो है एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो मेयर के कंट्रोल में नहीं आएगा, ये मैं आज भी बता रहा हूँ। अगर ये मेयर के कंट्रोल के अंदर नहीं आने का, आर्मी का अगर आपने, मैंने भी अभी लेटेस्ट सुना है वहां पर कि आर्मी चीफ ने अभी एड्रेस कर रहा है पूरे नेपाल को, शाम के लिए है। और उन्होंने मतलब बोला है कि जितने भी आप लीडर हैं सभी आप रिजाइन करो, जितने भी लीडर्स हैं सभी आप रिजाइन करो, और ये आप देखेंगे कि इंटर्म गवर्नमेंट जो है उसको बनाएंगे, पर जो है आर्मी के कंट्रोल के अंदर रहेगी। आप कह रहे हैं बालेन शाह के कंट्रोल में नहीं आएंगी परिस्थिति, यूके देवनाथ साहब, कंट्रोल तो आर्मी ही करेगी, लग रहा है आपको? करेक्ट, बिल्कुल यूके देवनाथ साहब। ये जो अगर उनको पपेट मतलब जो अगर जी बिल्कुल बना लेंगे तो बात अलग है, पर उसका मतलब जो है ठीक, आर्मी जो बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल है यूके देवनाथ साहब, वो ये है कि बालेन शाह रहेंगे एक पपेट पीएम, पीछे से कंट्रोल करेगी आर्मी। देखिए, दुनिया में जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं सब में आर्मी का कुछ ना कुछ रोल होता है। जैसे मैच्योर डेमोक्रेसीज में आर्मी का 10% रोल होता है, लोकतांत्रिक सरकार को स्टेबल रखती है। कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पर्दे के पीछे से आर्मी काम करती है, जैसे कि पाकिस्तान। और कुछ देश ऐसे भी होते हैं जहां पे कि आर्मी सरेआम सत्ता में घुस आती है मार्शल लॉ का बहाना ढूंढकर, जैसे कि हम म्यांमार में देख रहे हैं। तो आर्मी चीफ ने जो अभी नेपाल में कार्रवाई की है, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य उनका यही होगा कि आर्मी की मदद से वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फिर से बहाल किया जाए। नेपाल की आर्मी हमेशा पृष्ठभूमि में रही है, जब वहां राजशाही थी तब भी और अभी भी, लेकिन वो सीधा कभी सत्ता में आना नहीं चाहेंगे। वह चाहेंगे कि एक अंतरिम सरकार का गठन हो, कुछ लोग जनता के नुमाइंदे जो हैं वो आज रात को शपथ लें, ताकि कल सुबह से जनता का गुस्सा कम हो जाए, और उसके बाद निकट भविष्य में 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर एक आम चुनाव होने चाहिए, जिसमें किसी भी डेमोक्रेटिक देश में जो होता है आम चुनाव के बाद एक पक्की लोकतांत्रिक सरकार का गठन होगा। तो आज रात तक आर्मी मदद करेगी आम आवाम को, जेन जी को मदद करेगी
कि वो एक अंतरिम सरकार बना ले। आर्मी का नेपाल में सत्ता में आने की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन यहां से मैं फिर एक बार उस पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा हूं, और ये पैटर्न बहुत चिंताजनक है साहब। मैं आ रहा हूं ब्रिगेडियर साहब आपके पास भी। देवनाथ साहब, मैं उस पैटर्न को फिर से बता रहा हूं। श्रीलंका में हमने सेम देखा, सड़कों पर युवा उतरे, आर्मी आई, कंट्रोल नहीं हुए, गोली चलाई, गोली चलने से प्रदर्शन और भड़का। क्या हुआ अंत में? संसद जली, प्रधानमंत्री का घर जला, राष्ट्रपति का घर जला, और उसके बाद प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति में से किसी एक को देश छोड़कर अज्ञात स्थान पर भागना पड़ा। वही पैटर्न बांग्लादेश में रिपीट हुआ। युवा सड़कों पर आए, कंट्रोल करने के लिए गोली चलानी पड़ी, गोली चलने से आंदोलन और भड़का, फिर प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा। वही पैटर्न नेपाल में है। युवा सड़कों पर आए, गोली चली, आंदोलन कंट्रोल नहीं हुआ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया। आज प्रधानमंत्री कहां पर हैं पता नहीं है किसी को, अज्ञात स्थान पर है। इतना ज्यादा किसी चीज का रिपीट होना, बार बार एक ही पैटर्न में नजर आना, आपको यह वाकई संयोग लगता है या यह प्रयोग है और कोई प्रयोग करने वाला भी है पीछे? नेपाल की सरकार पिछले 6 महीने से 3 महीने से अपनी सरकारी सोशल मीडिया पर और सरकारी मीडिया पर बार बार ये कह रही थी कि कोई विदेशी ताकतें हैं जो कि नेपाल की सरकार को हिलाने जो की शेख कोशिश हसीना कर भी रहे हैं। कहा करती थी। जी। इस तरह के आरोप या प्रत्यारोप दुनिया के सभी देशों में होता है। अगर हम अरब स्प्रिंग की याद करें, वहां पे भी ऐसा होता था। यूरोपियन यूनियन में जब अलग अलग छोटे छोटे यूरोप के देशों में जब क्रांति हुई, आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले, तो वहां पे भी यही कहा गया। सब जगह पैटर्न यही होता है कि पहले से ही जनता में असंतुष्टि होती है, बेरोजगारी की वजह से, करप्शन की वजह से, और वो असंतुष्टि को जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है उससे अगर उस असंतोष की भावना की जो भाप है उसको अगर ना निकलने दिया जाए तो ऐसा होता है। अभी नेपाल में देख लीजिए, कोई विरोधी पक्ष था ही नहीं। जो वहां पर सरकार किसकी थी? केपी शर्मा ओली की जो सरकार थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। सहयोग उनको कौन दे रहे थे? समर्थन नेपाली कांग्रेस। जबकि नेपाली कांग्रेस ट्रेडिशनली उनका विरोधी पक्ष हुआ करता था। तो विरोधी पार्टी ही अगर किसी देश में सत्ता पार्टी को ज्वाइन करके सरकार गठन कर ले, और ओली साहब ने बहुत अच्छे उनको लालच दिए कि हम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, विदेश मंत्री, गृह मंत्री सब नेपाली कांग्रेस से बनाएंगे। तो जो आम जनता है उनके दिल में अगर कोई भड़ास है, कोई दुख है, तो आमतौर पे क्या होता है कि विरोधी पक्ष जो होता है, विरोधी पार्टियां जो होती हैं, वो उसको संसद में डिस्कस करती हैं, पार्लियामेंट में वो मुद्दा उछालती हैं। तो आम जो आवाम है, इस केस में यंग बच्चे ही कह लेता हूं, 18 से 28 साल, उनके दिल की भड़ास निकल जाती है। अंग्रेजी में कहा होता है स्टीम इज लेट आउट, कि दिल में जो गुस्सा है वो गुस्सा निकल जाता है। लेकिन मैं हाँ ठीक है, नहीं पा रहा था। ठीक है, मैं ब्रिगेडियर साहब के पास चल रहा हूं और ये समझना चाह रहा हूं कि इस गुस्से के निकलने के बाद की स्थिति क्या बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद से सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा जनता चाहती थी? क्या मोहम्मद यूनुस लोगों की उम्मीदों पर, अपेक्षाओं पर खरे उतर पा रहे हैं, या श्रीलंका के इतने बड़े क्राइसिस के बाद जो अब की स्थिति है वो बहुत अच्छी स्थिति है पहले के मुकाबले? ये अगर देखा जाए तो कहीं भी स्थिति वैसे हो ही नहीं सकती है। रीजन उससे सिर्फ ये है कि जब तक एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट नहीं आए, जो उनको मतलब जब कुछ न कुछ जो देश के लिए करे तभी सेटअप होगी। अब ये जो मोहम्मद यूनुस को जो है तो उसको तो इम्पोज किया गया था, इज ए यूएसए का पपेट है, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। इसमें क्या शक्ल चाहिए? तो इसको नोबेल प्राइज किसने दिलाया? यूएसए ने दिलाया इसके लिए। वो जो ग्राम जो बैंक इन्होंने खुलवाए हैं, तो उन्होंने ये यूएसए का है, तो इट इज इम्पोज ऑन दैट ओनली, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन। एंड अगर आप देखा जाए, बांग्लादेश के अंदर इनिशियली स्टूडेंट का था, और उसको टेक ओवर किसने कर लिया? दूसरे वाले जो है इस्लामिस्ट ने टेक ओवर कर लिया। स्टूडेंट को कुछ है नहीं, स्टूडेंट को रोल ही नहीं रहा करने के लिए। तो आप ये देखेंगे कि आप अब कह रहे हैं ना कि एक मेयर टेक ओवर करेगा। आई एम सॉरी, आई डिफर विद इट टोटली। द मिलिट्री विल टेक ओवर, एंड जब तक कि नई गवर्नमेंट नहीं बनेगी इलेक्शन के साथ में, मिलिट्री विल कंटिन्यू टू डू दैट ओनली। ऐसे एक मेयर के जो कोई पार्टी नहीं है कि कैसे कंट्रोल करेगा? यू कांट मेक मतलब एक बंदे को बना दो, तो बंदे प्राइम मिनिस्टर, चलो ठीक है गवर्नमेंट चला दो, चलेगा? कभी भी नहीं होगा ये के लिए। यू रिक्वायर इंस्टीट्यूशन, यू रिक्वायर पार्टी, यू आर, बिकॉज़ इट टेक्स टाइम। तो यहां से आगे क्या होने की संभावना आपको ज्यादा नजर आती है?
मैं वही बता रहा हूँ कि ये अभी जो है, आप देखिएगा, आज टेक ओवर करेगी गवर्नमेंट, मिलिट्री विल टेक ओवर टुडे, हाँ। एंड देन विल से कि प्लीज रिलैक्स इट, वी विल गेट टू इलेक्शन करने के लिए। वो इलेक्शन के अंदर जो भी जब भी आएगा तो करने के लिए, वो 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब कि आज रात के इतना देर जो गवर्नमेंट कोई नई वाली बन जाए, आई एम सॉरी, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। दिस इज द ट्रेंड, योगी देवनाथ इनफैक्ट। ठीक है। इनफैक्ट दूसरी बात है, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि ये अभी जो है सिर्फ ये जो ऐप के ऊपर इन्होंने कंट्रोल किया वो वाला नहीं है, उसका ये और भी है कि अगर आप देखा जाए तो इस टाइम के अंदर 20% अनएम्प्लॉयमेंट है वहां पर, 20% इलेक्शन है। अग्निवीर जो हमारे पास में जो जवान आते थे पहले, जो है वो बंद कर दिए। तो उम्र 4 साल का, उन्होंने बोल रहे नहीं, नेपाल से कोई नहीं जाएंगे, तो वो जो जरिया था वो खत्म हो गया। तो वहां पर मतलब जो इस टाइम के इतने अनएजुकेटेड पीपल, सॉरी एजुकेटेड पीपल हैं जो उनको जॉब नहीं मिल रही विद इन द, इनफैक्ट तो है नहीं, 7% उनके जो लोग हैं तो बाहर ही हैं, लेबर का काम कर रहे हैं बाहर करने के लिए। इंडिया के अंदर से जो है वो 8 बिलियन जाता है इनके साथ, मतलब हर साल जो जहाँ पर नेपाली है वो उनको दे देते हैं। 700 मिलियन तो हमने दिया है इसको काठमांडू को इस साल के अंदर, इस साल के लिए उनको 300 मिलियन हमने दिया है श्रीलंका को करने के लिए। तो कहने का मतलब जो है कि ये ओवरनाइट नहीं बनेगा, ये कि किसी मेयर को बना दे तो प्राइम मिनिस्टर। आप कह रहे हैं किसी मेयर को ऐसे प्राइम मिनिस्टर बनाना आसान नहीं है। एक आखिरी कमेंट यूके देवनाथ साहब, अब इतनी जब बर्बादी हो चुकी है, अब यहां से आगे क्या और कितने दिनों तक ये बवाल और ये आंदोलन आपको और नजर आता है, या फिर जो लक्ष्य था उनका प्रधानमंत्री को कुर्सी से हटाना, वो लक्ष्य हासिल हो गया है, तो अब ये बवाल शांत हो जाएगा आपको लगता है? देखिए, ये बवाल आज रात से ठंडा होना शुरू हो जाएगा और कल सुबह तक आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, अभी तो उनके कोई प्रतिनिधि हैं नहीं, लेकिन जेंजी में डेफिनेटली वो कुछ टेक्नोक्रेट्स को सामने ले आएंगे, पढ़े लिखे नेपाली बच्चों को सामने ले आएंगे और 1-2 ऐसे यूथ लीडर को ढूंढ लेंगे जो कि उनके साथ शुरुआती दौर से ही रहे हैं, यानी बच्चों के साथ, जेन-जी के साथ शुरुआती दौर से ही रहे हैं। तो आज रात को नेपाल की आर्मी के समर्थन से मामला थोड़ा आस्ते आस्ते कंट्रोल में आ जाएगा। आर्मी दमन चक्र नहीं चलाएगी, इतना मैं आपको कह सकता हूं। अगर आर्मी दमन चक्र चलाकर इन भीड़ भाड़ को कंट्रोल कर सकती तो वो कल और आज कर लेती, लेकिन आर्मी के जो सीनियर अफसरान हैं उन्होंने इस चीज को भांप लिया कि और ज्यादा गोली चलाएंगे तो मामला फिर आर्मी के खिलाफ भी चला जाएगा। नेपाल में आमतौर पर आर्मी के लिए एक रेस्पेक्ट है, ट्रेडिशनली सैकड़ों साल से, दशकों से वो रेस्पेक्ट उड़ जाएगी और आर्मी एज एन इंस्टीट्यूट जो है वो आज रात को हेल्प करेगी कि किसी तरह की एक सिविलियन सरकार नहीं, मतलब 4-5 लोगों का एक टीम जो है, जो उनका प्रतिनिधित्व करता है, उनको सामने ले आएंगे। आर्मी क्या सामने आएगी, आर्मी के जब हम बात मतलब आर्मी सीधे कंट्रोल करेगी या नहीं करेगी, अभी ये प्रश्न है। आपका मानना है कि सीधे कंट्रोल नहीं करेगी, पर्दे के पीछे से ही कंट्रोल करेगी? आर्मी कंट्रोल पर्दे के पीछे से सिर्फ इसलिए करेगी कि स्टेबिलिटी रहे, सेफ्टी रहे, और जो ये जो प्रतिनिधि हैं 3-4 चुने जाएंगे आज रात को, कल तक, ये जैसे बांग्लादेश में अभी हो रहा है। बांग्लादेश की जो केयरटेकर सरकार है वो वहां की आर्मी की मदद से ही स्टेबल है। इसी तरह से जो यानी पहले के मुकाबले आर्मी का रोल और ज्यादा बड़ा होते हुए आप देख रहे हैं। जब भी ऐसी स्थिति किसी देश में होती है तो अपने आप आर्मी का रोल बड़ा हो जाता है, क्योंकि स्टेबिलिटी बिना आर्मी के ऐसे समय में संभव नहीं हो पाती। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।